हाय स्टूडेंट्स। आई होप कि सारे 3 यूनिट्स के वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये एक परफेक्ट टूल था। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 4th यूनिट के पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। 4th यूनिट आपका लास्ट में ऑनलाइन क्लासेस में हुआ था, इसलिए सभी बच्चों के माइंड में ये टॉपिक होगा और आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है और आपको लिखना पड़ा तो आपको ईजी होगा। फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस यूज सिस्टमैटिक एनालिसिस टू गैदर डेटा। दैट मीन्स कि एक सिस्टम होना चाहिए एनालाइजेशन का, कि डेटा कैसे कलेक्ट होगा, एनालाइजेशन के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरीके का टूल यूज करना है। दैट मीन्स कि प्रॉपर इवैल्यूएशन का एक सिस्टमैटिक चैनल होना चाहिए। और इवैल्यूएशन से हमको क्या मिलेगा कि जो वर्क है वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ में हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड यू नो हियर कि इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू द वर्क एंड एफिशिएंसी रिलेटेड टू द पर्सन। और ये इजी टास्क नहीं होता है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है प्रोजेक्ट को ऑन ट्रैक रखना, बिकॉज हर रिसोर्स की लिमिटेशन होती है। मटेरियल की लिमिटेशन होती है, लेबर की लिमिटेशन होती है, कैपिटल की लिमिटेशन होती है। तो इन लिमिटेशंस के साथ प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखना एक टफ वर्क होता है। अपार्ट ऑफ दैट एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी होते हैं जिनके साथ प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखना होता है, और इन सारी प्रोग्रेस से शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई करना होता है। 3 टाइप्स का प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होता है: प्री प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन और पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। जो आपका प्री प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होता है वो प्लान का इवैल्यूएशन होता है कि ये मार्केट में फिजिबल है और वायबल है या नहीं, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना बहुत टफ होता है। ये सिर्फ प्लान का इवैल्यूएशन होता है। साथ ही साथ आपको इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट विजुलाइज कराना होता है, प्रोजेक्टेड प्लान को उनके सामने रखना होता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सप्लेन करना होता है, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर आपको आगे का प्रोजेक्ट रन करना होता है। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें ये एनालाइज किया जाता है कि प्रोजेक्ट बजट और शेड्यूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कहीं ऑन ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो रहा है तो उसको आप करेक्टिव एक्शन लेके इम्प्रूव करते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को ज्वाइंटली जज करने के लिए आपको मैट्रिक्स बनाना होता है, और उस मैट्रिक्स के थ्रू ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट गोल और ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट होता है पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के 2 एप्रोप्रिएट टाइम होते हैं और दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। एक तो आप कर सकते हैं जब प्रोजेक्ट स्टेबल कंडीशन में हो, क्योंकि उस समय इवैल्यूएशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पीछे जितना दूर तक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और आगे के लिए भी करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। और एक होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद इवैल्यूएशन करना, उससे उस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ड्रॉबैक आप कलेक्ट करते हैं वो आप नेक्स्ट फर्दर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेपर वर्क भी एनालाइज करना होता है और प्रोजेक्ट टीम और अथॉरिटीज का इंटेंसिव इंटरव्यू भी लेना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड मेजरमेंट्स इंक्लूडिंग टीम परफॉर्मेंस, टास्क ड्यूरेशन and take corrective action necessary to ensure that the project is within scope, on budget and meet the specific deadline। मैंने बार बार बताया है कि प्रोजेक्ट के पेपर में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, आपका बजट होता है और आपका टाइम होता है, और बजट और टाइम के साथ आपको मीट करना होता है।
क्वालिटी के साथ में। तो जब आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग मतलब ऑब्जर्वेशन करना, तो उस समय फर्स्टली आपको टीम परफॉर्मेंस देखना है, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इसी एक वर्ड को आप एक पैरा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीम परफॉर्मेंस क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, और टीम परफॉर्मेंस कितना मुश्किल होता है। बिकॉज हर कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस्ड होता है, जबकि टीम परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीशन के लिए नेसेसरी होता है। बजट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए टास्क ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉनिटर करना। नेक्स्ट है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। चूँकि इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, डेली न्यू चैलेंजेस फेस करने होते हैं, इसलिए पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑलरेडी अगर रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो टाइमली उनके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है और बजट और डेडलाइंस के साथ में टास्क को पूरा किया जा सकता है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का एक प्रॉपर साइकिल होता है, जिसमें सबसे पहले ऑपरेशनल शेड्यूल बनाते हैं, फिर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस का मेजरमेंट करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, एक्चुअल और प्लान का कंपैरिजन करते हैं, और उसके बाद उनका अगर कोई डेविएशन है तो देखते हैं कि उस डेविएशन का कंप्लीशन पे क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डेविएशन है और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये वरी होने वाला बहुत ज़्यादा मैटर नहीं होता है। देन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, करेक्टिव एक्शन एंड देन अपडेट ऑपरेशनल शेड्यूल। अगर आपको ये पूरा मॉनिटरिंग साइकिल याद हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं याद होता है, आप खुद से सोच लो कि एक पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने का क्या चैनल हो सकता है। सबसे पहले शेड्यूल बनाना, देन उनके शेड्यूल को ऑब्जर्व करना, उसके बाद से अगर डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन लेना और उन करेक्टिव एक्शंस को इन्फॉर्म करना। बस आप इतना स्टेप्स लिख देंगे, दैट विल बी इनफ। एक टॉपिक इसके अंदर है अपडेट ऑपरेशनल शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई चेंज होता है तो उससे आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट में डिपेंडेंस बहुत होता है। अगर एक चीज़ इफेक्टेड होती है तो आगे वाली सारी चीज़ें इफेक्टेड हो जाती हैं। इसलिए आपको अगर कोई चेंज हो तो आगे सारी जगहों पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, ताकि वो सारे शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएं। और एक चीज आपका इसमें ये ध्यान रखना है कि डेविएशन का लेवल क्या है, ज्यादा डेविएशन है, कम है, और उसका कंप्लीशन पे क्या इफेक्ट आएगा। इस स्लाइड में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज लिखी हुई है कि मॉनिटरिंग करने और कंट्रोल करने में क्या क्या एक्टिविटी होता है। ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 पता है, इसको आप रीड करके अपने माइंड में सेट करके लिख सकते हैं। इस यूनिट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है वो है पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट। क्योंकि एक प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद से जो उसका फाइनल सेटलमेंट होता है उसके लिए ऑडिट मस्ट नेसेसरी होता है। ऑडिट से ये भी पता चलता है कि पूरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में किसी तरीके का कोई भी फ्रॉडमेंटल एक्ट नहीं हुआ है और सारे नेसेसरी रिक्विसाइट्स पूरे किए गए हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। इसके लिए ऑडिट मस्ट नेसेसरी होता है। Audit is generally defined as an examination of documents and result to find out whether they are in the desired order। एक चीज आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन में अगर जो पूछा गया है वही लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा। तो सिमिलरली प्रोजेक्ट में जिस चीज का कमिटमेंट्स है वही अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो बेसिकली आप चाहे जितने एड ऑन्स रखें, जो प्रोजेक्ट का बेसिक है उसको फुलफिल करना नेसेसरी होता है और ऑडिट में वही चीज इवेलुएट होती है। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से 2 बार देख लेंगे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑडिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म ओके है। सेकेंडली चेक करना कि फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का नोटिफिकेशन मेंशन है। थर्ड, लोगों को साइकोलॉजिकली और पॉलिटिकली अगर कोई ऑब्लिगेशन है तो वो सेटिस्फाइड है, इस चीज को एंश्योर करना। और फाइनली इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करना कि प्रोजेक्ट बिल्कुल ओके है, इन ऑल रिस्पेक्ट रिलायबल है और किसी तरह का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम बात करेंगे कि पोस्ट कंट्रोल ऑडिट का क्या क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट कि इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होती है। पर्सनल बायसनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाने का हो सकता है, रिक्रूटमेंट में बायसनेस हो सकता है, या किसी भी तरीके का किसी को अनड्यू एडवांटेज दिया गया है। सेकंड होता है क्वालिटी, थर्ड होता है प्रोडक्टिविटी, फोर्थ है लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? जो प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस होते हैं वो ऑलरेडी पता लग जाता है ऑडिट से। और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उस अकाउंटेबिलिटी को भी सेट किया जाता है। पोस्ट कंट्रोल ऑडिट के टेक्निक्स होते हैं कॉस्ट वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया वेरिएंस और प्रेजेंट वैल्यू डेप्रिसिएशन टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होता है क्योंकि हम कॉस्ट एनालिसिस में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट के एनालिसिस करते हैं, लेकिन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में किसी भी प्रोजेक्ट से सोसाइटी को क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रॉफिट मिलता है, कैसे सोसाइटी बेनिफिटेड होती है, हम इसका एनालिसिस करते हैं। अगर दो फैक्ट्री है जो कि अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती है और दोनों का प्रॉफिट इक्वल है, तो फाइनेंशियली तो ये दोनों कंपनीज सही हैं, एक जैसी हैं, लेकिन अगर इनके बनाने वाले प्रोडक्ट का सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, इसका हम एनालाइजेशन करते हैं, तो इसको सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर एक ऐसी कंपनी है जो सोप बनाती है और दूसरी कंपनी सिगरेट बनाती है, तो सिगरेट चूँकि हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि सिगरेट वाली कंपनी का सोशल कॉस्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बेनिफिट। कॉस्ट क्या होती है? जो कि सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है। बेनिफिट क्या होता है? जो सोसाइटी को मिलता है या कंपनी को मिलता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट होता है, प्रॉफिट होता है, ये सोसाइटी को भी मिलता है, कंपनी को भी मिलता है। लेकिन अगर लोगों को हेल्थ इशू क्रिएट हो रहा है तो ये सोसाइटी की कॉस्ट होती है जो उसको पे करनी होती है। इसलिए सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम एज अ होल मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही एस्पेक्ट को एनालिसिस करते हैं। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बीच में डिफरेंस देखें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, जबकि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्वालिटेटिव नेचर का होता है। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है उसका नैरो कंसेप्ट होता है, SCBA का कंसेप्ट वाइडर होता है। जो CBA होता है वो बहुत लिमिटेड लोगों से रिलेटेड होता है, दैट मीन्स ओनर्स और वर्कर्स जो वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जब हम SCBA की बात करते हैं तो उसमें सोसाइटी पे पड़ने वाले इम्पैक्ट भी इंक्लूड होते हैं, इवन तो इन्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है, वो चाहे पेड़ पौधे हो या पानी हो या एयर क्वालिटी हो। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के एरिया में आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आते हैं और गवर्नमेंट भी आती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एज वेल एज सोसाइटी कितना बेनिफिटेड है। साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी देखते हैं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जो वो एनालाइज करती हैं और सर्टिफाइड करती हैं कि प्रोजेक्ट से कोई भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे ना हो। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो सोसाइटी के बेनिफिट को नेग्लेक्ट कर रही है तो वो लॉन्ग टर्म में उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो फर्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ शैडो प्राइस। शैडो क्या होती है? जो दिखाई देती है लेकिन एक्चुअली में होती नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट के ऐसे भी बेनिफिट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं पता चलते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता है। जैसे एजुकेशन के सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि पर्सन को कोई पर्टिकुलर डिग्री मिलती है, लेकिन इसके बहुत सारे प्राइस भी होते हैं, दैट मीन्स कि इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होता है, जैसे एक सिविलाइज सोसाइटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है कि किसी भी प्रोजेक्ट से सोसाइटी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साइकिल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
इन्वेस्टमेंट और सेविंग किसी भी इकोनॉमी का व्हील होता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से ही सोसाइटी का रियल ग्रोथ होता है, इकोनॉमी का रियल ग्रोथ होता है। इसलिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में अगर हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं तो उसके साथ ही साथ देखते हैं कि ये इनडायरेक्टली सोसाइटी में किस तरह का मैसेज देता है, क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है या नहीं। होता है इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। हमारे यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो प्रोजेक्ट ऐसा है जो ऐसे ग्रुप को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी मार्जिनल लेवल पे हैं या विलेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, तो इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉसिबल हो पाता है। साथ ही साथ अगर वो कंपनी ह्यूज क्वांटिटी में टैक्स पे कर रही है तो भी इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर अभी भी वाइन जैसी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स पे करती हैं, जिससे कि सोसाइटी के मार्जिनल लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन मेरिट वांट्स लाइक सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जॉब करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जॉब करते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए जॉब करते हैं। तो क्या प्रोजेक्ट से इस तरह का बेनिफिट सोसाइटी को मिल रहा है? अब हम बात करेंगे कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इसको इन्वेंट किया गया है। फर्स्ट, इन केस ऑफ मार्केट इम्परफेक्शन, SCBA not reflect because companies taken the advantage of SCBA as a monetary level. That means कि अगर किसी प्रोजेक्ट का कहीं सोसाइटी में बेनिफिट होता है तो कंपनी उस बेनिफिट को भी कैश फॉर्म में अवेल कर लेती है या चार्ज कर लेती है। जैसे कि अगर कहीं पे पानी का प्रॉब्लम है और कोई मिनरल वाटर प्लांट लगाया जाता है तो डेफिनेटली इससे सोसाइटी को बेनिफिट होता, लेकिन कंपनी अगर वहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर देती है वाटर का तो लोगों को मिलने वाला सोशल कॉस्ट बेनिफिट कंपनी के हिस्से में चला जाता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज। दैट मीन्स कि कंपनी से होने वाले इम्पैक्ट पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं, जो कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर कंसीडर नहीं। नेक्स्ट है टैक्स एंड सब्सिडीज। टैक्स एंड सब्सिडीज CBA में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। दैट मीन्स टैक्सेस से प्राइस इंक्रीज होते हैं और सब्सिडी से प्राइस डिक्रीज होते हैं, लेकिन अगर हम SCBA के रेफरेंस में देखें तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर वाइन के बिजनेस में गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है या गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिल रही है तो ये एक डिफरेंट इशू है, बट सोसाइटी को मिलने वाला लॉस या बेनिफिट एक अलग इशू होता है। SCBA के अंदर ये भी देखा जाता है कि क्या इससे सोसाइटी में सेविंग्स प्रमोट हो रही हैं, क्या पब्लिक में इतनी इनकम जनरेट हो रही है कि वो कंजम्पशन के बाद सेविंग कर सके, क्योंकि सेविंग्स ही होती है जो कि कैपिटल फॉर्मेशन करती है और इकोनॉमी में ग्रोथ लाती है। SCBA का इम्पोर्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का रीडिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है। अगर हम बिल्कुल मार्जिनल लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं तो भी इनकम का सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अगर टैक्सेस गवर्नमेंट को अधिक से अधिक क्वांटिटी में पे हो रहा है तो उस टैक्सेस का भी पब्लिक को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट होता है मेरिट वांट्स। दैट मीन्स कि पब्लिक की वांट्स को वैल्यू प्रोवाइड करना। आपको पता है कि वांट्स सबके पास में होती है, लेकिन जब वांट्स बैक बाय फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है तो उसको हम डिजायर बोलते हैं, और जब हम उस अमाउंट को स्पेंड करना चाहते हैं एक्चुअली तभी वो डिमांड बन पाती है। तो SCBA में ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो बिल्कुल मार्जिनल और पुअर कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कि वो डिमांड मार्केट के अंदर जनरेट कर सकें। लास्ट में आपके दो इंडिविजुअल टॉपिक हैं, रोल ऑफ IT इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है कि प्रोजेक्ट में आईटी का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप सोचकर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो कुछ भी पॉसिबल है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हैं। फॉरेन कंट्रीज के साथ में मीटिंग्स हैं, वो भी ऑनलाइन है, जो कि टेक्नोलॉजी की देन है। मनी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की देन। फॉरेन कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेशन और कंसल्टेंसी भी टेक्नोलॉजी की देन होती है। टाइम ट्रैकिंग, बजट ट्रैकर, डेटा स्टोरेज और बैकअप, एक्सेसिबिलिटी और कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, रोबोटिक्स, सेंसर्स, ये सब कुछ आईटी की देन है, जो कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा ईज कर सकते हैं। आप सेंसर टेक्नोलॉजी के यूज से रिस्क रिड्यूशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि सेंसर यूज होता है तो बहुत सारे रिस्क हैं जो कि टल जाते हैं। अलार्म्स होते हैं, जैसे फायर अलार्म होता है, ये सब भी टेक्नोलॉजी का पार्ट। ये भी आपका एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, द फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या फॉर्मेट होगा या प्रोजेक्ट कैसा होगा। इस इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी आप अपनी तरफ से मटेरियल्स राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला एस्पेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पीड, स्पेशलाइजेशन और लोकेशन। सेकेंड एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन, इमर्जिंग इकोनॉमी और मार्केट इन्फ्लुएंसेस। और थर्ड है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों चीज़ों को कंबाइंड करके आपको प्रोजेक्ट के बारे में या फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बारे में अगेन थिंकिंग करना है। साइंस और टेक्नोलॉजी से आपको स्पीड मिला है, स्पेशलाइजेशन मिला है, और कोई भी प्रोजेक्ट कहीं से कहीं भी सर्व किया जा सकता है। हम यहाँ बैठ के फॉरेन से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, नो हाउ ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल पॉसिबल ड्यू टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डोमिनेंस बढ़ता ही चला जाएगा। तो एक तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण 2 चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। पहला तो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स आए हैं और मार्केट में फॉरेन कंपनीज का इन्फ्लुएंस डे बाय डे बढ़ता ही चला गया है। तो इन सब चीज़ों का प्रोजेक्ट में ध्यान रखना है कि उनका कंपटीशन सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं है बल्कि फॉरेन कंट्रीज के साथ है। और नेक्स्ट है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। मार्केट जो है वो फिजिकल से वर्चुअल होता जा रहा है। सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। वो उनके लिए आसान है, कहीं भी कहीं से भी वो शॉपिंग कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी वैरायटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रही हैं। तो इन सबको एक साथ लेकर के हम प्रोजेक्ट के बारे में रीथिंक कर सकते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट होगा। और in future project management, different kind of challenges company have to face, like international merger, international R&D और international projects। किसी भी क्वेरी के लिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स टू ऑल, लाइक शेयर।